हेलो एवरीवन, दिस इज द आइसोमेरिज्म रिवीजन थ्रू एमसीक्यू पार्ट 1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड के में बताना है कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power n। किसके लिए ये फार्मूला होता है? फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और एक और फार्मूला होता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1 और ये होता है फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ओके, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है वो पहले समझ लें। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वो होता है जो दोनों साइड से सेम हो, इस साइड से चलो आप या इस साइड से चलो, दोनों तरह से सेम हो, उसको हम लोग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखते हैं तो इधर चलते हैं तो सबसे पहले हमको फिनाइल ग्रुप मिल रहा है और इस साइड से चलते हैं तो सबसे पहले मेरे को मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो ये दोनों साइड से सेम नहीं है, इट्स मीन दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला तो ये वाला लगेगा जी। ओके, अब हम लोग को एक चीज़ और देखना होगा कि इसमें व्हाट इज एन। तो एन जो होता है वैसे डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग जिसके अराउंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए आपको उसके दोनों कार्बन पे क्या होना चाहिए? 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये डबल बॉन्ड जो है इसके ऊपर दोनों साइड क्या है? 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और फिनाइल ग्रुप है और इधर एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप। तो ये शो करेगा तो एक ये हो गया, ये साइक्लिक रिंग है, इसके अराउंड भी देखिए एक यहाँ पे अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके अराउंड भी क्या होगा? सिस ट्रांस आइसोमर्स होगा, क्योंकि अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस फॉर्म होगा और दोनों अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांसफॉर्म होगा इस प्लेन के। ओके, ये रिंग के प्लेन के। ओके, तो ये भी एक काउंट होगा और एक ये वाला डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो टोटल हो गया हमारे को एन की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे को टोटल एन की वैल्यू आ गई 3। ओके, और मैंने देख लिया कि कंपाउंड जो है वो क्या है भाई? ये कंपाउंड है आपका अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला। तो यहाँ पे टोटल जी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो 2 to the power n और ये है 2 to the power 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, तो आंसर होगा डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एस कन्फिग्रेशन। तो एस कन्फिग्रेशन है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब में फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कन्फिग्रेशन बताने के लिए सबसे पहले हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है कि इसके एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद होगा आपका 2 प्रायोरिटी OH ग्रुप का और 3rd प्रायोरिटी होगा CH3 ग्रुप का और 4th प्रायोरिटी होगा आपके हाइड्रोजन का। ओके, तो जब प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं तब हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ पे, हॉरिजेंटल पे कि वर्टिकल पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लास्ट प्रायोरिटी वाला क्या है? हॉरिजेंटल पे। तो हॉरिजेंटल पे होने का कंडीशन क्या होता है कि अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो एस कन्फिग्रेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर कन्फिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1 2 3 प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो हैं वो कौन से कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यानी इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर होगा। तो आंसर ये तो नहीं है, हमारे को पूछ रहा है एस कन्फिग्रेशन। इसमें देखते हैं तो इसमें है आपका 1 ये हो गया, 2 3 ये CH3 हो गया और ये हो गया 4। 4th प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है आपका? हॉरिजेंटल पे नहीं है, वर्टिकल पोजीशन पे। तो वर्टिकल पोजीशन के लिए क्लॉकवाइज आर कन्फिग्रेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस कन्फिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? आर कन्फिग्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 4th प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो क्या है आपका वर्टिकल पे है। ठीक है, तो वर्टिकल पे है, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज एस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो ये हो गया 1 प्रायोरिटी और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये है 1 2 3 और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कन्फिग्रेशन आ रहा है तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा एस। तो हमारा आंसर होगा सी। अब देखते हैं 4th वाला क्या है। तो 4th वाले में भी हम लोग देखते हैं तो वर्टिकल पोजिशन पे है, ये रहा आपका 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो 1 2 3 ये भी क्या है आपका? क्लॉकवाइज है। और जब आपका 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे है तो क्लॉकवाइज रोटेशन से हमें कौन सा कन्फिग्रेशन मिलता है? आर कन्फिग्रेशन मिलता है। तो इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, और कह रहा है कि दिस वन एंड दिस वन आर
क्या है भाई ये। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कह रहा है फंक्शनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स। तो सबसे पहली बात है फंक्शनल आइसोमर्स तो ये नहीं है, क्योंकि इनमें भी, इस मॉलिक्यूल में भी COOH फंक्शनल ग्रुप है और इसमें भी COOH फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए आपके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ये तो नहीं होगा जी, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल देखते हैं, ज्योमेट्रिकल भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में कनेक्टिविटी सेम होती है। तो क्योंकि ज्योमेट्रिकल इज द टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स, और स्टेरियो आइसोमर्स में क्या होती है, कनेक्टिविटी सेम रहती है, ओरिएंटेशन का केवल फर्क होता है। तो इसमें तो कनेक्टिविटी ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 1 2 है और यहाँ पे है आपका 1 3, तो ये तो नहीं होगा। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं, चेन आइसोमर्स भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं हम लोग दोनों में बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इसमें भी रिंग, चेन तो सेम ही है रिंग का, तो चेन आइसोमर्स भी नहीं होगा। तो पोजीशन आइसोमर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का फर्क है। यहाँ पे देखिए 1 2 पोजीशन पे है COOH ग्रुप और Br, और यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे है इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। ओके, तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, इसमें कह रहा है गिवन कंपाउंड शोन विच टाइप ऑफ आइसोमर्स। तो इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सेम है, इस मॉलिक्यूल में भी और इसमें भी, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अंतर क्या है, तो ये फंक्शनल ग्रुप पहले देखिए क्या है, ये डाइवैलेंट है। तो डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के साइड है फिनाइल ग्रुप और इसमें है आपको साइक्लोहेक्साइल। ओके, तो एक साइड डिफरेंट ग्रुप आया और इसमें दूसरे साइड यानी सल्फर से जो कनेक्टेड है वो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है और इसमें फिनाइल। तो जब डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं तो मेटामर्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हमारा को नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप। इसमें देखिए आप लोग 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और इनमें चारों में कुछ रिलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनमें से हमें देखना है कौन सा रिलेशन नॉट द करेक्ट रिलेशन, मतलब इसमें से जो गलत है वो हमें बताना है। तो पहला वाला कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन में कि 2 and 4 आर मेटामर्स। तो 2 ये रहा और 4 है ये। तो 2 में देखते हैं तो हाँ जी डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पहला कंडीशन तो फिलफिल हो गया। अब मेटामर्स का कंडीशन क्या है कि डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक साइड मिथाइल ग्रुप है और इसमें भी एक साइड मिथाइल ग्रुप है, तो एक साइड तो ग्रुप कॉमन हो गए इसमें। ठीक है, तो ये मेटामर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि मेटामर्स का कंडीशन क्या है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा यानी ये इनकरेक्ट है, तो ये हमें बताना है, तो आंसर ए तो होगा। आगे देखते हैं, तो कह रहा 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स, 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो 1 रहा ये, इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH और इसमें फंक्शनल ग्रुप है आपका ईथर। यस, दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो बी तो करेक्ट है। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट आंसर बताना है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो अभी तक हमें ऑप्शन ए मिला है और सी देखते हैं। तो सी में कह रहा 1 and 3 आर चेन आइसोमर्स। 1 में ये मॉलिक्यूल है ये वाला और 3 रहा ये। तो इसमें देखिए चेन कौन होता है, मेन चेन कौन होता है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसमें OH जुड़ा हुआ है इस रिंग से, 6 कार्बन के रिंग से, तो ये इसमें क्या है 6 कार्बन का चेन है। ओके, और इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा जो हुआ है ये 2 कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में चेन लेंथ का फर्क है। ओके, तो ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। ओके, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट है, हम लोग को इनकरेक्ट आंसर बताना है। अब डी देख लेते हैं, तो डी में क्या कह रहा है कि 1 and 4 आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो 1 and 4 आर पोजिशनल आइसोमर्स, तो देख लेते हैं भाई 1 ये रहा 1 और 4 ये, तो पोजीशन आइसोमर्स ये हैं क्या, नहीं, ये तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। इसमें OH है और इसमें क्या है ईथर ग्रुप है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स नॉट द पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स का कंडीशन क्या होता है, चेन लेंथ सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होना चाहिए। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दिस विल बी द फंक्शनल आइसोमर नॉट पोजिशनल आइसोमर। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो ये भी आंसर होगा। तो इसके 2 आंसर है ए एंड डी। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है कि
द ई आइसोमर्स एच, यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें से बताना है ई आइसोमर्स कौन है। तो देखिए सिस ट्रांस हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, और ईजेड आइसोमर्स पे यूज करते हैं। तो ईजेड आइसोमर्स यूज करते हैं। ई कब होता है, ई और जेड, ई कब होता है जब आपके सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हो, और जेड तब होता है जब सेम साइड हो। जेड होता है सेम साइड, और इसमें ई में क्या होता है, अपोजिट साइड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये है 1 और ये रहा 2 इस साइड का, इसमें 1 ये रहा और 2 रहा ये। तो इसमें दोनों हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड हैं, तो दिस विल बी द जेड नॉट ई। तो आपका ए ऑप्शन तो जेड आइसोमर्स है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। इसमें देखते हैं, तो इसमें 1 इस साइड है और ये है 2, इसमें 1 ये है और ये है 2। तो ये भी क्या आ गया आपका, देखिए सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं, तो ये भी है आपका जेड आइसोमर्स, तो ये भी नहीं हुआ। ओके, सी देख लेते हैं। तो सी में फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ये है और ये है 2। इसमें देखते हैं, तो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करने में इसमें भी फर्स्ट कार्बन ही है, इसमें भी फर्स्ट कार्बन है। तो इसको मैं यहाँ पे ग्रुप दोनों को ओपन कर देता हूँ। ऊपर वाला है ये CH और CH3, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो CH3 तो इसमें फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन, इसमें भी फर्स्ट एटम है कार्बन। तो यहाँ से दोनों की प्रायोरिटी सेम। इसमें सेकेंड देखते हैं, अब यहाँ पे सेम आ जाती है तो हम इन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम देखते हैं। तो इसमें डायरेक्टली से कनेक्टेड हायर एटॉमिक नंबर वाला है कार्बन, इसमें भी हायर एटॉमिक वाला है कार्बन, यहाँ पे भी सेम आ गया। सेकेंड देखते हैं, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें है कार्बन। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट हो गया, तो इसका होगा प्रायोरिटी 1 और इसका होगा प्रायोरिटी 2। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड है मतलब ये कौन सा आइसोमर्स है, ई आइसोमर्स है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब नन ऑफ द अबव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, तो अब चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, अब देखिए इसमें भी कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में पहले देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला हमें पता ही, हम लोग 2 फार्मूला यूज करते थे, एक 2 टू द पावर n और एक 2 टू द पावर n-1 और प्लस 2 टू द पावर p-1। तो ये वाला फार्मूला यूज कब करेंगे, जब आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल हो। तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, आप इस साइड से देखो या इस साइड से देखो, दोनों साइड से क्या है, ये सेम है। ओके, तो ये सिमेट्रिकल यानी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो n तो हमें पता है कि n क्या होता है। अब p क्या है, तो p की वैल्यू होगी n/2 जब आपका n इवन होगा, और p की वैल्यू हो जाएगी आपका n+1/2 जब n क्या होगा, ऑड। ओके, तो यहाँ पे n अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2, n की वैल्यू आ गई 2, तो n तो आपका इवन है जी, तो p की वैल्यू हो जाएगी n/2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो अगर हम लोग इसमें टोटल GI निकालें, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें निकालें हम लोग, तो वो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 2 टू द पावर 2-1 प्लस 2 टू द पावर 1-1। ये आ गया 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 1 2 और 2 टू द पावर 0 करने से 1, तो टोटल आ गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो अब चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, और इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड एच। तो इसमें देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो काउंट होगा नहीं। ओके, ये डबल बॉन्ड है, काउंट होगा, और ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा क्योंकि इस साइड तो 2 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस साइड 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है। और ये साइक्लिक रिंग है, चाहे आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दोनों साइड से क्या है, इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, ये सिमेट्रिकल है। तो इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी जी, n की वैल्यू होगी 1, और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसमें फार्मूला लगेगा 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका आंसर होगा ए। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मेसो टर्टरिक एसिड एंड डी टर्टरिक एसिड आर, ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स, डायस्ट्रियोमर्स और रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो पहले मैं ये टर्टरिक एसिड क्या होता है वो बता देता हूँ। तो देखिए टर्टरिक एसिड होता है जब CHOH और इन दोनों कार्बन से एक COOH ग्रुप जुड़ा होता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये है आपका टर्टरिक एसिड।
अब मेसोटर्टरिक एसिड कब होगा, जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से ड्रॉ करिए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आए। तो मेरे को दोनों OH तो सेम साइड रखना पड़ेगा जी, दोनों कार्बन पे, ओके, जो कि कायरल सेंटर है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पे कायरल सेंटर है, तो इधर हो जाएगा आपका H और दूसरी ऊपर हो जाएगा COOH और नीचे भी हो जाएगा आपका COOH। तो ये देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ओके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसमें कायरल सेंटर है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। तो दिस इज द मेसोटर्टरिक एसिड, ठीक है जी। तो ये पहला वाला पार्ट होगा। दूसरा वाला क्या है, डी टर्टरिक एसिड। तो देखिए डी टर्टरिक एसिड और एल टर्टरिक एसिड। तो डी टर्टरिक एसिड में क्या होगा, जो नीचे वाला कायरल सेंटर है उसका OH क्या होना चाहिए आपको, उसका OH होना चाहिए आपका राइट साइड। तो मैं नीचे वाला कायरल सेंटर ये है, इसका OH राइट साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। और इसके नीचे COOH होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले का भी अगर मैं राइट साइड रखूँगा तो वो मेसो कंपाउंड बन जाएगा। तो ऊपर वाले का OH मेरे को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, ओके। और थोड़ा सा पेन फंस रहा है कभी कभी। और इधर हो जाएगा आपका H और ये हो गया आपका COOH। तो अब हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो एनेंशियोमर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एनेंशियोमर आर द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ओके। तो मिरर इमेज नहीं है। पोजीशन आइसोमर तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पोजीशन का तो कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है जी, ओके। दूसरा बात है आपका डाइस्टेरियोमर्स। तो डाइस्टेरियोमर्स क्या होता है, डाइस्टेरियोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो डाइस्टेरियोमर्स ये हैं, तो C होगा आंसर, ओके। रेशमिक मिक्सचर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो डाइस्टेरियोमर्स होते हैं वो रेशमिक मिक्सचर नहीं हो सकते, ओके। तो क्योंकि रेशमिक मिक्सचर होने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग कायरल सेंटर हैं उनका कन्फिग्रेशन अलग होना चाहिए। तो देखिए अगर इसमें देखते हैं तो इसमें OH राइट है और इसका OH लेफ्ट साइड है, तो इन दोनों कन्फिग्रेशन सेम नहीं है। इस कार्बन का कन्फिग्रेशन सेम है लेकिन इसका सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें सब कार्बन का, मैंने क्या बोला था एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रेशमिक होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके जो कायरल सेंटर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कायरल सेंटर, उनका कन्फिग्रेशन अपोजिट होना चाहिए। तो पहले वाले का तो अपोजिट है, इस कार्बन का तो अपोजिट है, लेकिन इसका अपोजिट नहीं है, इस कार्बन का अपोजिट नहीं है, क्योंकि जैसा इसका कन्फिग्रेशन है वैसा ही कन्फिग्रेशन इस कार्बन का भी है। तो ये रेशमिक मिक्सचर नहीं होंगे, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर होने के लिए क्या होना चाहिए, इच कॉरस्पॉन्डिंग कायरल सेंटर का क्या होना चाहिए, आपका कन्फिग्रेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए। तो इसलिए आंसर केवल और केवल C होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे को ये क्वेश्चन है ये, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चन इन ईच पार्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है, द करेक्ट कन्फिग्रेशन असाइन फॉर द कंपाउंड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें देखिए एक फिशर प्रोजेक्शन है और एक डैशवेज प्रोजेक्शन है। तो फिशर प्रोजेक्शन में तो हम लोग जानते हैं कि पहले लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप तो ये इसमें रहा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है, और सेकेंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है, और ये हो गया आपका थर्ड प्रायोरिटी वाला ग्रुप। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जो लास्ट प्रायोरिटी वाला है वो हॉरिजेंटल पे है, और जब हॉरिजेंटल पे होता है तो क्लॉकवाइज कन्फिग्रेशन देता है आपको, 1 2 3 का क्लॉकवाइज कन्फिग्रेशन जो होता है वो देता है आपको S, और एंटी क्लॉकवाइज देता है आपको R। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 1, उसके बाद 2 और 3, ये कैसे है आपको क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो इसमें यानी कन्फिग्रेशन क्या आएगा, H कन्फिग्रेशन आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ हो, हॉरिजेंटल पोजीशन पे हो, तो आपको क्लॉकवाइज S और एंटी क्लॉकवाइज R कन्फिग्रेशन देता है। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन कैसे आया, यहाँ पे जो 1 2 3 का पोजीशन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका S। इसमें क्या होता है, अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश वेज पे है, देखिए यहाँ पे डैश वेज पे ही है, तो क्लॉकवाइज होता है वो आपका R होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है S। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें नंबर 1 आपका है ये, नंबर 2 है ये, और नंबर 3 है आपका ये। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन हो गया 1 2 3, और 1 2 3 है यहाँ पे, और ये कैसे है क्लॉकवाइज है, तो इसका कन्फिग्रेशन आ गया R। तो आंसर होगा SR, और वो है आंसर C, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।